Hello everyone. Today we will discuss part 4 of Delhi Sultans of class 7th in this video. लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी पढ़ा था और इसमें हम यहाँ पर आकर रुक गए थे कि मंगोलों के जब आक्रमण हुए थे दिल्ली पर तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने किस तरीके से अपनी योजनाएं बनाई और क्या किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस, 2 बार अटैक हुआ दिल्ली पर 1299 में और 1302 में, और उसके लिए उसने एक बड़ी सेना खड़ी की। उधर मोहम्मद तुगलक ने भी जो है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भी सल्तनत पर हमला किया गया था और मंगोल सेना हार गई थी, और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की ताकत और अपने रिसोर्सेज के पर पूरा कॉन्फिडेंट था वो। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन ने अपने सिपाहियों को जो है एक नया जो शीरी नामक एक नए शहर में गैरिसन का निर्माण किया था। वहीं मोहम्मद तुगलक ने बजाय नए निर्माण के लिए उसने जो है 4 दिल्ली के 4 पुराने शहरों को ढूंढा और उनमें से एक दिल्ली एकोना को खाली कराया अपने सिपाहियों के लिए। थर्ड नंबर, अलाउद्दीन जो था वो अपने सिपाहियों को जो सैलरी देता था वो नकद में देता था बजाय इक़्ताज के। उधर मोहम्मद बिन तुगलक भी जो है कैश सैलरीज देता था, बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेज आर यूज्ड अ टोकन करेंसी। लेकिन उसने क्या किया हुआ था, कीमतों को नियंत्रण करने की बजाय उसने टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया। जैसे कि आजकल पेपर करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही उस समय में टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट नंबर 4, Alauddin administrative measures were quite successful. He was known for price control and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. यहाँ पर जो है सैनिक जो है वो अलाउद्दीन के जो सैनिक थे वो दिल्ली में व्यापारियों से अपनी आपूर्ति खरीदते थे, और जिससे कि ये डर था कि व्यापारी अपनी कीमतें बढ़ाएंगे, तो अलाउद्दीन ने पहले से ही कीमतों पर कंट्रोल कर दिया था। यानी कि सामान की जो कीमतें थी वो निश्चित कर दी थी कि ये सामान इतने का ही मिलेगा। कीमतों का सावधानी से अधिकारियों द्वारा सर्वे किया गया। नंबर 5 में कीमतों का जो है सर्वे हुआ, और जो व्यापारी निर्धारित की गई कीमतों पर सामान नहीं बेचते थे उनको दंड दिया जाता था। ये अलाउद्दीन ने बहुत अच्छा एक बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई थी। अलाउद्दीन के प्रशासकीय मापदंड सफल थे और वह कीमतों के नियंत्रण व पर्याप्त माल के सप्लाई के लिए बाजार में जाना जाता था। उसने मंगोल आक्रमणों के खतरे को सफलतापूर्वक झेला था। इधर अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद तुगलक ने अपने जो है टोकन करेंसी का यूज़ किया। टोकन करेंसी सस्ती धातु की बनी थी, ना कि सोने व चांदी की। 14वीं सेंचुरी में लोगों ने इन सिक्कों पर विश्वास नहीं किया। दे वर वेरी स्मार्ट। उन्होंने अपने सोने चांदी के सिक्के बचा लिए और जितने भी उनके लगान थे वो उस टोकन करेंसी से चुका दिए। यह सस्ती मुद्रा भी आसानी से नकली हो सकती थी। अब नेक्स्ट बात करें हम, तो इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलर्स वी समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत अ दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारे जो है मोहम्मद तुगलक के बारे में, मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक मापदंड, असफलताएँ, एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। कश्मीर में अभियान एक आपदा थी, कश्मीर में उसने एक अभियान चलाया था, वो भी एक आपदा साबित हुई थी। इसके बाद उसने ट्रांसोक्सियाना पर हमला आक्रमण करने की भी योजना को छोड़ दिया और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। तो ये सब जो उसने किया, दौलताबाद में अपनी जो है वो ट्रांसफ़र की कैपिटल, गंगा यमुना के क्षेत्र में करों और अकाल की बढ़ती लहरों के कारण व्यापक विद्रोह हुआ क्योंकि लगान बढ़ाया था उसने और अकाल पड़ गया था उसी समय, और अंत में टोकन करेंसी को उसे वापस लेना पड़ा। अब मोहम्मद बिन तुगलक की जो असफलताएं थीं उसकी लिस्ट में हम कभी कभी यह भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार एक दिल्ली सुल्तान ने मंगोलों पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। उसके विपरीत अलाउद्दीन के रक्षात्मक उपायों के विपरीत मोहम्मद तुगलक के उपाय की मंगोलों के खिलाफ एक सैन्य अपराध के रूप में कल्पना की गई थी। इब्राहिम लोदी यहाँ से स्टार्ट होता है। इब्राहिम लोदी 1517 टू 1526 इसका टाइम पीरियड रहा। आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर लोदी, द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, हिज सन इब्राहिम लोदी सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1517 AD।
इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी के जनक थे। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। क्योंकि वह स्वभाव से बहुत क्रूर था, इसलिए उसने अपने दरबारियों और संबंधियों की सहानुभूति खो दी। यहाँ तक कि उसके अपने भाई जलाल लोदी ने अपने आप को जौनपुर का सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन वह हार गया। इसी प्रकार दरिया खान बिहार में इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ तक कि उसके चाचा आलम खान अफगानिस्तान में बाबर के पास गया और उसको दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। 1526 AD में बाबर आया और उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। इब्राहिम लोदी मारा गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल शासन की नींव रखी। मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526 AD। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत। सुल्तान दिल्ली सुल्तान का मुखिया होता था। वह जो कहता था उसको कानून माना जाता था। वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी और सर्वोच्च सेना प्रमुख भी था। इस प्रकार वह एक संपूर्ण शासक था। वह अपने आप को एक इस्लामिक दुनिया का एक हिस्सा मानता था। द वजीर वॉज द मेन फिगर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। वजीर जो था वह एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य अधिकारी था। बशी सेना के मुख्य भुगतान अधिकारी थे। काजी मुख्य न्यायाधीश जज थे। यहाँ पर दिया हुआ है ना, द बख्शी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी। जो बख्शी था वो सेना का मुख्य भुगतान अधिकारी था और काजी जो था वो चीफ जज था। ही ऑल्सो गेव एडवाइस टू द सल्तनत। वह एडवाइस भी देता था सल्तनत को ऑन रिलीजियस इश्यूज, धार्मिक मामलों में सलाह भी देता था। Several other officers acted as the administrative heads of various departments। और भी जो थे अनेक और दूसरे अधिकारी भी मुख्य प्रशासनिक के रूप में काम करते थे। अनेक विभागों में मुसलमानों के केस में जो न्याय था वह धर्म के कानून नियम के आधार पर होता था। सुल्तान हिंदुओं के परंपरागत नियमों व कानून में दखल नहीं देते थे। हिंदुओं को अपने झगड़े अपनी पंचायत में निपटाने का अधिकार था। पूरे एम्पायर को कई प्रांत में बांटा गया था। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। प्रांत सिख में बटे थे और सिख वर डिवाइडेड इंटू परगनास और ग्रुप ऑफ विलेजेस, सिटीज, सेक्टर ऑफ डिवाइडेड थी। यानी कि जो सिख थे वो परगना में बटे थे और जो परगना थे वो विलेज यानी कि गांवों के ग्रुप को कहते थे, परगना और ग्रुप ऑफ विलेजेस। सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। सिटीज़ को सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था। ईच सिटी वाज अंडर द चार्ज ऑफ 2 ऑफिशियल्स हु वर रेस्पॉन्सिबल टू द चीफ सिटी एडमिनिस्ट्रेटर। प्रत्येक शहर में 2 अधिकारियों को प्रभार दिया गया था, यानी कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। गांव शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। पटवारी और मुशर्रिफ या अकाउंटेंट चीफ वहाँ पर होते थे। गांवों को स्वतंत्र रूप से, ये जो नोट यहाँ देख रहे हैं आप, लेट अस कंपेयर द प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विद दैट ऑफ द सल्तनत पीरियड। तो पहले और अब में जो डिफरेंस है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत था, फिर प्रोविंसेस थे, सिख थे, परगनास थे, विलेज थे। अब क्या है, इंडिया है, फिर स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है और विलेज है। ये डिफरेंस अब आया है। नेक्स्ट, villages were left undisturbed to manage their own affairs independently. The muqaddam or the headman was the head of the village administration. गांवों को स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए छोड़ दिया गया था। मुकद्दम या हेडमैन वाज द हेड ऑफ द विलेज। मुकद्दम या हेडमैन जो थे वो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे। एकता सिस्टम क्या था? द इक्तादारी वाज अ यूनिक टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। जो इक्तादारी जो यूनिक टाइप का जो सिस्टम था, इसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था और प्रशासनिक व्यवस्था सल्तनत काल के दौरान विकसित हुई थी। प्रणाली के तहत पूरे साम्राज्य को कई
बड़े और ज़मीन के एक छोटे हिस्से में विभाजित किया गया था, जिसे इक्ता कहते थे। यानी कि जो ज़मीन का एक हिस्सा था उसको इक्ता कहते थे, जो प्रशासन और रेवेन्यू कलेक्शन के उद्देश्य से नोबल या अधिकारियों को सौंपा जाता था। इन अधिकारियों को इक्तादार या मुकुंटी कहा जाता था। प्रत्येक इक्तादार राजा को सेना प्रदान करता था। वे जो इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और लगान भी वसूल करते थे। All expenditure for this work including maintenance of soldiers was made out of this revenue। जो भी खर्चा होता था वह इसी लगान से निकाला जाता था। व्यक्तिगत खर्च के लिए एक निश्चित प्रतिशत को इक्तादारों के लिए अनुमति दी गई थी। शेष राशि को सुल्तान को आयात से एकत्रित राजस्व के रूप में भेजा गया था। यह राशि तय की गई थी और सालाना भेजी जाती थी सुल्तान को। इक्तादार इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल रखता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सल्तनत काल ने इंडिया को नए स्टाइल की आर्ट और वास्तुकला की नई शैली दी, जो जल्दी ही इंडिया की कला में समाहित हो गई। सल्तनत ने आर्किटेक्चर में दो नए आइडियाज़ से अवगत कराया। पहला डोम जो कि बड़ी बड़ी जो आपने देखी हैं मस्जिद के ऊपर डोम बने होते हैं। दूसरा पॉइंटेड आर्क। ये दो फेमस चीज़ें थी जो हमें जो है सल्तनत काल में मिली थी आर्ट एंड स्ट्रक्चर में। Next, the dome was an important decorative structure. The pointed on true arc that was introduced during this period was completely different from the type of arc that were being constructed within the country earlier. ये जो चीज़ें थी इस टाइम के दौरान जो आर्क बनाए गए वो पूरी तरह अलग थे जो पहले देश के अंदर बनाए जा रहे थे उनसे। इंडो इस्लामिक शैली की कला और वास्तुकला भारतीय और तुर्की शैली के मेल के परिणाम स्वरूप विकसित हुई। तुर्क अपने साथ अरब और फारस की वास्तुकला की परंपराओं को लेकर आए। इस्लामी बिल्डिंग्स में भारतीय सजावट और टेक्निक्स का उपयोग गुंबदों और आर्क में किया गया। इस टाइम की वेल नोन बिल्डिंग्स में कुतुब मीनार, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू, अलाई दरवाज़ा, टॉम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह कोटला, द फोर्ट एट तुगलकाबाद और भी बहुत सारे थे। ये इंडो मुस्लिम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की शैली को दर्शाते हैं। ये किले सिंपल थे बट स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने जो थे बीम के बजाय दरवाज़ों पर खिड़कियों पर आर्क, जिसको मेहराब कहते हैं हिंदी में, बनवाए थे, निर्माण किया था, जो मुसलमानों के आने से पहले भारतीयों द्वारा उपयोग किया जाता था। उन्होंने अपनी इमारतों में लंबे और मजबूत टावर या मीनार का भी यूज़ किया और उनको सपोर्ट करने के लिए पिलर बनाए। इस कला ने परंपराओं को और विकसित किया। देयर आर्किटेक्चर बिकम वेरी डेलिकेट, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। बहुत अच्छे जो आर्किटेक्ट थे उस समय, उनके गुंबदों की बाहरी सतह टाइलों में रंगीन डिजाइनों से ढकी हुई थी। सुल्तान ने आगरा, फतेहाबाद, हिसार, फिरोज़ा, जौनपुर आदि जैसे टाउन की भी स्थापना की थी। थैंक यू वेरी मच। ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको बहुत अच्छे से देखें। इस वीडियो के 4 पार्ट बनाए हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से समझें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।